राजा चंद्रसेन अपने जीवन में बहुत उदास थे। 6 रानियों के बावजूद उनकी गोद सूनी थी। महल के आंगन में राजा चंद्रसेन पहली रानी सुजाता के साथ बैठा हुआ था। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता थी। सुजाता, मेरी छाती पर यह भारी पत्थर क्यों है? अरे 6 विवाह कर चुका हूँ, परंतु नियति ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। महाराज, ये हमारी नियति है। शायद ईश्वर यही चाहता है। अरे नहीं, ये मेरी दुर्बलता है। सुजाता के कुछ कहने से पहले राजगुरु वहां आकर बोले, महाराज, आपकी चिंता से सारा राज्य दुखी है, परंतु इसका समाधान संभव है महाराज। हाँ? कैसे? कैसे गुरुदेव, कैसे? अरे कोई उपाय हो तो आप हमें शीघ्र बताइए, बताइए। महाराज, मायावी जंगल के सिद्ध साधु महाराज, वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके पास जाइए महाराज। अच्छा, तो क्या वो वाकई में हमारी गोद भर सकते हैं? हाँ महाराज, उनके पास दिव्य दृष्टि है, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अगले दिन राजा चंद्रसेन जंगल की ओर रवाना हो गया। घना जंगल, पक्षियों की आवाज और रहस्यमय शांति वातावरण को गंभीर बना रही थी। घने जंगल में राजा साधु महाराज के आश्रम में पहुंच गया और साधु से बोला, महाराज महाराज महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हमारी गोद सूनी है, हमारी 6 रानियां हैं, परंतु कोई संतान नहीं है महाराज, कोई संतान नहीं है। राजन, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हारे मार्ग में बाधाएं हैं। बाधाएं? कौन सी बाधाएं महाराज? क्या मेरी रानियां दोषी हैं? ये तो समय ही बताएगा, परंतु ध्यान रखो, तुम्हारी नियति मायावी जंगल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वहां एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जाओ, वहां जाओ। ठीक है, प्रणाम साधु महाराज, प्रणाम। राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया और साधु को प्रणाम करके साधु महाराज के निर्देश के अनुसार राजा मायावी जंगल की ओर बढ़ गया। सूरज ढलने को था। राजा प्यास से व्याकुल था। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के बाहर ही एक तालाब स्थित था। उस तालाब के किनारे खड़ी हुई एक सुंदर कन्या पानी भर रही थी। राजा अपने आप से बोला, हाँ, लगता है ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में हमें साधु महाराज ने बताया था। इतना बोलकर राजा उस युवती के नजदीक जाकर बोला, कन्या सुनो, हम इस राज्य के राजा चंद्रसेन हैं। क्या तुम हमें पानी दे सकती हो क्या? अरे हम प्यास से बहुत व्याकुल हैं। मेरा नाम अवंतिका है महाराज। इतना बोलकर अवंतिका ने ताजे पानी का लोटा राजा को पकड़ा दिया। राजा अवंतिका का रूप और उसकी सादगी को देखकर प्रभावित हो गया। वाह वाह, अति सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो क्या? मेरे माता पिता कुछ समय पहले गुजर गए, तब से मैं यहीं अकेली रहती हूँ। ओ, तुम्हारी सरलता और साहस अद्वितीय है अवंतिका। अवंतिका, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल क्या हम फिर से यहाँ पे आ सकते हैं? तुम्हारे स्नेह से हमारा हृदय हल्का हुआ है। क्यों नहीं महाराज, आपका स्वागत है। राजा चंद्रसेन महल लौट आया, परंतु उनका मन बार बार अवंतिका की ओर खींचा जा रहा था। राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में चला गया, जहां उसकी पहली पत्नी सुजाता बैठी थी। महाराज, साधु महाराज ने क्या कहा? क्या कोई समाधान मिला? हाँ गुरुदेव ने मेरी नियति से मिलने का संकेत दे दिया है। शायद जल्द ही हमारी गोद भरेगी। राजा चंद्रसेन के मन में अब अवंतिका की छवि बस चुकी थी। महल में उनकी रानियां अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी।
राजा की चुप्पी पर उसकी 6 रानियां एक दूसरे से बात करने लगी। महाराज आजकल बहुत चुप रहने लगे हैं, कहीं ये बदलाव हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? क्या तुमने देखा है, उनकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं रही, जैसे वो किसी और जगह खोए हुए हो। तुम दोनों भूल गई हो, वो अब तक संतान के बारे में सोच रहे हैं। तुम सही बोल रही हो रानी कुमुद। कहीं उनके मन में 7वें विवाह का विचार तो नहीं चल रहा? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। सभी रानियां एक दूसरे को संदेहपूर्ण नजर में देखने लगी। अगले दिन राजा फिर से जंगल में अवंतिका से मिलने के लिए निकल गया। महल में रानियां आपस में खुसफुसाने लगी। राजा फिर से जंगल की ओर जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मैं जानती हूँ, हम सब मिलकर इस बात का हल निकाल सकते हैं। इधर राजा फिर से अवंतिका की झोपड़ी तक पहुँच गया। राजा अवंतिका को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अवंतिका, देखो अवंतिका, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है महाराज? अवंतिका, तुमसे मिलने के बाद हमारा मन बहुत शांत हुआ है। लगता है ऐसा लगता है कि जैसे हमें अपना जीवन साथी मिल गया हो। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? हाँ अवंतिका, मुझे ये एहसास हुआ है कि तुमसे ही मुझे अपना सुख मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे महल में हमारे साथ रहो, हमारी पत्नी बनो। लेकिन हम तुमसे कुछ छुपाएंगे नहीं अवंतिका। हम तुम्हें पहले ही बता देना चाहते हैं कि हमारी 6 रानियां पहले से ही हैं। महाराज, मुझे इस जीवन में अकेलेपन का आदी हो गया था, परंतु क्या आपकी रानियां इसे स्वीकार करेंगी? ये हमारी इच्छा है और हम इसे पूरा करेंगे। अवंतिका चौंक पड़ी, लेकिन राजा के दृढ़ फैसले को देखकर वो भी राजी हो गई। राजा चंद्रसेन अवंतिका की सहमति से प्रसन्न हो उठा और अपने महल चला आया और राजगुरु से अवंतिका के बारे में बताता हुआ बोला, राजगुरु, हम 7वां विवाह करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी 7वीं पत्नी मेरी संतान को जन्म अवश्य देगी। वाह 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 वाह, आपने बिल्कुल सही सोचा महाराज। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ महाराज। कुछ ही देर में राजा चंद्रसेन का ऐलान राजा की 6 पत्नियों के बीच जा पहुंचा। राजा के फैसले से महल में हलचल मच गई। 6 रानियां इस फैसले से परेशान हो गईं। उन्हें लगने लगा कि राजा का ध्यान अब उनके से हट जाएगा। रानियां एकत्र होकर इस बारे में चर्चा करने लगी। क्या ये हो सकता है? राजा ने एक अन्य लड़की को भी महल में लाने का निर्णय लिया। हमें इसे सहन नहीं करना चाहिए, ये हमारे सम्मान का सवाल है। मुझे लगता है कि महाराज की नई पत्नी हमारी खुशियों का खात्मा कर देगी। पहले महाराज का ध्यान सिर्फ हम 6 रानियों पर था। सभी रानियां एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का संकल्प करने लगी। अगले दिन राजा चंद्रसेन अवंतिका से विवाह करके उसे महल ले आया। 6 रानियां अपने मन में एक भयंकर योजना बना चुकी थी। राजा अवंतिका को लेकर अपनी 6 पत्नियों के पास ले जाकर बोला, सभी लोग ध्यान से सुनो। ये हमारी पत्नी अवंतिका है। अब से ये भी तुम्हारी तरह हमारे महल का हिस्सा होंगी। कुछ देर बाद राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी अवंतिका को लेकर वहां से चला गया, मगर राजा चंद्रसेन नहीं जानता था कि उसकी 6 रानियों के मन में क्या चल रहा था। रानियां अवंतिका को हर हाल में महल से बाहर करने का मन बना चुकी थी और उनका पहला कदम जहर देने की योजना था। अगले दिन रानी सुजाता एक हाथ में जहरीली जड़ी बूटी लेकर आ गई और रानी यामिनी से बोली, इस जड़ी बूटी को आज रानी अवंतिका के भोजन में बड़ी ही चतुराई से मिलाना है। जैसे ही रानी अवंतिका भोजन खाएगी, सीधे स्वर्ग लोक पहुंच जाएगी। परंतु ध्यान रखना, महाराज को किसी भी प्रकार का शक ना हो। सब कुछ बड़ी ही खामोशी से होना चाहिए। रानी यामिनी सही कह रही है सुजाता। अब जल्दी करो, मैं सुजाता को इस महल में अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती।
लेकिन अवंतिका के खाने में जहर कौन मिलाकर आएगा? चिंता मत करो राधिका, मैं जहर मिलाऊंगी। रानी सुजाता चुपके से रसोई घर में चली गई और खुद से बोली, ये जहर उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा। रानी सुजाता ने अवंतिका के भोजन में बड़ी ही चतुराई से जहर मिला दिया, मगर उस भोजन को खाने के बाद अवंतिका को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर राजा की 6 रानियों की आंखें और आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अगली रात सभी रानियां महल की छत पर पहुंच गई। रानी सुजाता उन सभी को देखकर बोली, मैंने अवंतिका के भोजन में वो जहर मिलाया था जिसे खाने के बाद उसे जीवित बचना ही नहीं चाहिए था, परंतु पता नहीं क्यों उससे कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है तुमसे कोई गलती हो गई हो रानी सुजाता, लेकिन जो भी हो इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर वो अवंतिका मर गई तो राजा का ध्यान हमारे ऊपर होगा। अवंतिका हमारी खुशियों की दुश्मन बन गई है। वो सब तो सही है, लेकिन अब अवंतिका को अपने रास्ते से कैसे हटाएंगे? मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा है जो कभी भी असफल नहीं होगा। कैसा उपाय? हाँ जल्दी बताओ, कैसा उपाय? अवंतिका को महल के छत से धक्का दे दूंगी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो अवंतिका कभी जीवित नहीं बच पाएगी। अगली सुबह अवंतिका महल की छत पर अकेले खड़ी थी। तभी रानी कुमुद धीरे धीरे उसके पास आ गई और अपने मन में बोली, ये समय तुम्हारे लिए आखिरी साबित होगा। इतना बोलकर रानी कुमुद ने अवंतिका को जोर से धक्का दे दिया, लेकिन अवंतिका ने संतुलन बनाए रखा और गिरने से बच गई। रानी कुमुद चौंक गई। रानी कुमुद बड़ी ही चतुराई से वहां से भाग गई। 5 रानियां उसका इंतजार कर रही थी और रानी कुमुद को देखकर रानी सुजाता उससे बोली, क्या हुआ रानी कुमुद, क्या अवंतिका को धक्का दे दिया? हाँ रानी सुजाता, मैंने अवंतिका को इतनी जोर से धक्का दिया, मगर पता नहीं कैसे उसने अपना संतुलन बरकरार रखा और वो नहीं गिरी। ये सुनकर 5 रानियां बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ तो विचित्र है, वरना तुम ही बताओ। तुमने अपने हाथों से उसके भोजन में जहर मिलाया था। उस जहरीले भोजन को खाने के बाद उसे जीवित नहीं बचना चाहिए था, मगर वो उसके बाद भी जीवित रही। और अभी मैंने महल की छत से पीछे से उसे जोर से धक्का दिया, मगर उसके बाद ही उसने अपना संतुलन बनाए रखा, जो कि संभव नहीं। महाराज की 7वीं पत्नी बहुत ही रहस्यमय है। मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य लगती है। रानी कुमुद की बात सुनकर 5 रानियां गहरी सोच में डूब गईं। मेरे विचार से रानी कुमुद सही बोल रही है। ये सारी बातें बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। हाँ सही कहा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये सब बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि हम सबको कुछ दिन खामोश रहना चाहिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। उस दिन के बाद वो सभी रानियां रानी अवंतिका के ऊपर नजर रखने लगी। कुछ दिन बाद रानी अवंतिका गर्भवती हो गई। जैसे ही ये बात चंद्रसेन को पता लगी तो वो प्रसन्न हो उठा और रानी अवंतिका से बोला, अरे अरे रानी अवंतिका, तुमने हमारी मुराद पूरी कर दी। तुम्हें बता नहीं सकते हम कि हम कितने प्रसन्न हैं। अरे हम अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं पा रहे हैं। जिसकी हमें कामना थी वो आखिरकार हो गया। अब हम अपनी प्रसन्नता को सारी प्रजा में बांटेंगे। राजगुरु को हमारे पास बुलाया जाए। इतना बोलकर राजा चंद्रसेन राजगुरु के पास चला गया और राजगुरु को सारी घटना बताते हुए बोला, राजगुरु, मेरी 7वीं पत्नी रानी अवंतिका गर्भवती है। हाँ। क्या? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अब आपको महारानी का बहुत ख्याल रखना होगा महाराज। हाँ। कुछ ही देर में ये खबर सारे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। राजा चंद्रसेन की 6 रानियां, जो कि पहले से ही अवंतिका से नफरत करती थी, बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। रानी कुमुद रानी सुजाता से बोली, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ रानी सुजाता। अवंतिका गर्भवती है
और महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अगर अवंतिका ने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर महाराज हम सभी रानियों की तरफ देखना तो क्या, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। तो अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हमने तो अवंतिका को मारने का हर संभव प्रयास किया, मगर ना जाने क्यों वो हर बार बच जाती है। जो भी हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि अवंतिका की कोख में पल रही संतान इस संसार में नहीं आनी चाहिए। लेकिन कैसे राधिका? क्यों न हम अवंतिका की कोख में सोते में तलवार से वार कर दें? अवंतिका जीवित नहीं बच पाएगी। तुम सही कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा मैं करूंगी। आज रात जब अवंतिका अपने कक्ष में गहरी नींद सो रही होगी, मैं चुपके से उसके कमरे में प्रवेश कर जाऊंगी और तलवार का वार उसके सीधे कोख में करूंगी। उसे चीखने का मौका भी नहीं दूंगी। रानी सुजाता, अवंतिका के कोख में तलवार का वार तुम अकेले नहीं, बल्कि हम सब मिलकर करेंगे, ताकि अवंतिका की जीवित बचने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। रानी रुक्मणी की बात सुनकर सभी रानियों ने अपनी सहमति जता दी और वो सभी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी। सभी रानियों को पता था कि रात के समय राजा चंद्रसेन कुछ समय के लिए अपने महल के बगीचे में टहलने जाता था। जैसे ही रात हुई, राजा चंद्रसेन अपने बगीचे में टहलने चला गया। रानी अवंतिका अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रही थी। वो रानियां दबे पांव चुपके से हाथों में तलवार लेकर अवंतिका के कमरे में प्रवेश कर गईं। अवंतिका को सोते हुए देखकर रानी सुजाता सभी रानियों की ओर देखकर चुपके से बोली, देखा तुमने हमारी नींद हराम करके कैसे आराम की नींद सो रही है। अब देर मत करो, जल्दी से तलवार का वार कर दो। वो 6 रानियां रानी अवंतिका के नजदीक आकर उसकी कोख में एक साथ मिलकर तलवार का वार करने ही वाली थी कि तभी उन सब के कानों में रानी अवंतिका की ही आवाज टकराई। रानी अवंतिका की बात सुनकर वो 6 रानियां बुरी तरह से चौंक पड़ी, क्योंकि आवाज उन सब के पीछे से आई थी, जबकि रानी अवंतिका गहरी नींद सो रही थी। उन सभी ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो रानी अवंतिका रहस्यमय अंदाज में खड़ी हुई उन 6 रानियों को देखे जा रही थी। ये देखकर सुजाता डरती हुई उस दूसरी रानी अवंतिका से बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? अवंतिका तो सो रही है, फिर तुम कौन हो? इतनी भी क्या जल्दी है मेरे बच्चे को मारने की? तुम इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगी। तुम सभी रानियां मूर्ख हो। तुम सब ने मुझे जहर दिया, उसके बाद तुम सब ने योजना बनाकर मुझे महल की छत से धक्का देने का प्रयास किया, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी तुम सबको समझ में नहीं आया? अभी भी समय है, मेरे कक्ष से तुरंत बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम सबका बहुत बुरा अंजाम होगा। अवंतिका की बात सुनकर वो सभी रानियां बुरी तरह से डरती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। अगले ही पल दूसरी अवंतिका वहां से गायब हो गई और पलंग पर सो रही अवंतिका की आंख खुल गई और वो रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद रानी अवंतिका ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपने महल के सिंहासन का वारिस पाकर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न था। जरूर जरूर। तो वही राजा की 6 रानियों के मुंह लटके हुए थे। अपनी सभी रानियों के लटके हुए मुंह देखकर राजा चंद्रसेन राजगुरु से बोला, राजगुरु 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 अरे हम तो आज अति प्रसन्न हैं। अरे अवंतिका मतलब रानी अवंतिका ने एक सुंदर पुत्र को, अरे पुत्र नहीं राजकुमार को जन्म दिया है। ये खुशी का मौका है, मगर सभी मतलब मेरी सभी पत्नियों के मुंह लटके हुए हैं। ये हमें समझ नहीं आ रहा। महाराज सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और महाराज मुझे लगता है कि आप सभी रानियों को एकत्रित करके उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हों, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है महाराज, क्योंकि वो सभी स्त्रियां ही तो हैं। राजगुरु की बात सुनकर राजा चंद्र सिंह गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, आप सही कह रहे हैं राजगुरु। अगले दिन राजा चंद्रसेन ने सभी रानियों को रानी अवंतिका के कक्ष में ही बुला लिया।
रानी अवंतिका अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठी हुई थी। राजा की सभी रानियां वहां आ पहुंची। राजा चंद्रसेन अपनी सभी रानियों की ओर देखकर बोला, मेरी सभी रानियों, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम सभी लोगों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? अरे ये तो खुशी का मौका है। आखिरकार हमें राजकुमार तो मिला। राजा चंद्रसेन ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां पर वही साधु प्रकट हो गए, जिन साधु ने राजा को बताया था कि उसकी नियति में संतान है। साधु को वहां पर प्रकट होता देखकर राजा चंद्रसेन बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजा चंद्रसेन की ओर देखकर बोले, आपकी 6 पत्नियां कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी महाराज। क्या मतलब है आपका? महाराज, आपकी 6 पत्नियां तो ईर्ष्या से भरी हुई हैं। कुछ रहस्य है जो आपको नहीं पता, परंतु जब पहली बार आप मेरे पास आए थे, मैं आपको देखकर ही समझ गया था कि आप अब तक संतान के सुख से वंचित क्यों हैं। ये सुनकर राजा चंद्रसेन बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या रहस्य? ये कैसा रहस्य है? आप खुलकर बताइए साधु महाराज। तो सुनिए महाराज, जब आपने अपना पहला विवाह किया तो यह सत्य है कि आपकी पहली पत्नी रानी सुजाता कभी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए आपकी कोई संतान नहीं हुई। परंतु जब आपने दूसरा विवाह किया तब आपकी पहली पत्नी रानी सुजाता ने आपकी दूसरी रानी को एक ऐसी जड़ी बूटी खिलाई जिससे कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। आपकी दूसरी पत्नी भी आपको संतान देने के सुख से वंचित हो गई, मगर दूसरी रानी नहीं जानती थी कि रानी सुजाता ने उसको चुपके से कभी मां ना बनने वाली जड़ी बूटी खिलाई है। जब आपने तीसरा विवाह किया तब आपकी पहली रानी सुजाता ने आपकी दूसरी रानी को तीसरी रानी के खिलाफ भड़काया कि अगर वो आपको संतान देने में कामयाब हो गई तो आपका मोह दूसरी रानी से भंग हो जाएगा और आपका ध्यान उस पर से हट जाएगा। दूसरी रानी पहली रानी के बातों में आ गई और उसने तीसरी रानी को चुपके से वो जड़ी बूटी खिला दी जिससे कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। फिर ऐसा ही चौथी, पांचवी और छठी रानी के साथ भी हुआ। इसीलिए मैंने आपको मायावी जंगल भेजा था। मैं जानता था कि आपकी सभी रानियां संतान उत्पन्न करने में रुकावट पैदा करेंगी। आपने जिस अवंतिका से विवाह किया है वो अवंतिका मनुष्य नहीं बल्कि एक परी है। आपकी सभी पत्नियों ने उसे मारने का प्रयास भी किया था, परंतु वो नहीं जानती थीं कि अवंतिका मनुष्य है ही नहीं। और सभी रानियों की ओर क्रोध भरी अवस्था में देखकर बोला, हाँ, अरे हमें तुम सबसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और खास तौर पर तुमसे रानी सुजाता, तुमसे। अरे सारे मामलों की जड़ तो तुम ही हो। हाँ? सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं, बस हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे और ना ही अपनी इन 5 रानियों को क्षमा करेंगे। अरे तुम सब क्षमा के लायक ही नहीं हो। तुम सब ने अवंतिका को मारने का प्रयास किया, इतना घिनौना काम किया। अरे तुम्हें हम पर जरा सी भी दया नहीं आई? हाँ, हम तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी अवंतिका मुस्कुराती हुई राजा चंद्रसेन से बोली, महाराज, अपनी सभी पत्नियों को क्षमा कर दीजिए। ये बेचारी स्त्रियां हैं और इन्होंने केवल ये सब कुछ आपके प्रेम के कारण किया। इन्हें डर था कि अगर कोई भी स्त्री आपको संतान देने में कामयाब हो जाएगी तो फिर आपका ध्यान उस स्त्री के ऊपर अधिक हो जाएगा। अवंतिका की बात सुनकर 6 रानियां अपने किए पर शर्मिंदा होने लगी। सुजाता हाथ जोड़ती हुई अवंतिका से बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करने की सोची और तुमने हमारी जान बचाई। हाँ अवंतिका, हमें क्षमा कर दो। मैंने तो तुम्हें उसी समय क्षमा कर दिया था। अगर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करती तो विश्वास करो, मैं तुम 6 को कभी का मार देती। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम भी मुझे छोटी बहन ही समझो। विश्वास करो,
महाराज तुम सभी से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। रानी अवंतिका की बात सुनकर वो सभी रानियां मुस्कुराने लगी और साधु मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।